नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत संवैधानिक विकास जो की प्रक्रिया है उसको समझेंगे और इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न पूर्व में आए हैं उनकी विस्तृत व्याख्या के द्वारा संभावित प्रश्न का भी आकलन करेंगे। और अब हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतिम चरण में हैं। इसके बाद हम विविध के प्रश्न और कुछ प्रमुख पुस्तक और उनके रचयिता देखेंगे और इस प्रकार हम लोगों का आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी विस्तृत व्याख्या के साथ। कल बीपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर आपने देखा होगा, 15 प्रश्न पूछे गए थे आधुनिक भारत के इतिहास से और 15 के 15 प्रश्न हम लोगों की सीरीज से मिल जाएंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का सही विकल्प होगा ए। अब यहाँ पर थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट को समझने की आवश्यकता है। ये जो हम एक जगह इसको देख लें तो इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको हम लोग ईजिली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की एक शुरुआत हो गई थी। और दूसरी बात कि पहली बार ऐसा हुआ कि कंपनी के शासन के संचालन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया इसके द्वारा। और इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके कारण वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का वह प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है। दूसरी बात कि बंबई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ला दिया गया। यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है जो अधिकतर पूछी जाती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि इसके द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय यानी शीर्ष न्यायालय की स्थापना की गई का ये प्रावधान किया गया। और ये सर्वोच्च न्यायालय जो इस्टेब्लिश हुआ वो 1774 में हुआ। ठीक है, मैंने याद रखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था और उसकी स्थापना कलकत्ता में कब हुई? 1774 में हुई। एक बात और याद रखिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अगर हमको जाना हो तो हमें ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में जाने का अधिकार था। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक बात और आपको याद रखनी होगी कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश की चर्चा हुई थी, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश थी उनका नाम एलिजा इम्पे था और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उसमें चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक बात और इसमें याद रखनी होगी आपको जो महत्वपूर्ण है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और इसका एक और पॉइंट है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था? ये कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी। यानी अभी हम लोगों ने कहा ना कि कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत तो इसी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। ठीक है, इतनी बात को आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत याद रखनी होगी। ये टू द पॉइंट सारे पॉइंट हैं जिससे सीधे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, अब कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का प्रावधान हुआ? तो अभी हमने आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और वॉरेन हेस्टिंग इसका पहला गवर्नर जनरल बंगाल बना। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक विकल्प दिया है पीट्स का भारत अधिनियम 1784, यानी पीट्स इंडिया एक्ट 1784। जरा इसको भी यहाँ समझ लिया जाए। एक एक करके सारे अधिनियम को अगर हम लोग देख लेंगे तो हम लोगों का ये प्रश्न श्रृंखला आसान हो जाएगी और पेपर में निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये जो पीट्स नाम है ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था, उनके नाम पर रखा गया कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784। पहली बात। दूसरी बात कि ब्रिटिश संसद ने कंपनी के ऊपर जो संसदीय नियंत्रण को बढ़ाने के लिए इस एक्ट को पारित किया। इसके तहत भारतीय मामलों को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन ला दिया गया। इसमें एक और 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट में एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि इसमें कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। जो कंपनी का व्यापारिक कार्य का प्रबंधन था वो कंपनी के निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में चला गया और जो कंपनी का राजनीतिक मामलों का नियंत्रण था वो चला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में। ठीक है, यानी 2 बोर्ड बने। एक बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का व्यापारिक काम देखेगा और दूसरा बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी के राजनीतिक मामलों का नियंत्रण करेगा। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये 6 सदस्यीय था, ये भी बात याद रखिएगा। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे इनकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनी में द्वैध शासन का प्रारंभ इसी एक्ट के तहत हो गया, जो आगे चल के आप लोग 1858 में इसको समाप्त होता हुआ देखेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि
ये द्वैत शासन क्या शब्द होता है? द्वैत शासन का मतलब यही कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी दो तरह का कंट्रोलिंग हो गई। इसी को कहा गया कंपनी में द्वैत शासन, ठीक है। इतनी बातों से आप 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को निश्चित तौर पर समझ गए होंगे। और प्रश्न संख्या चौथे का सही जवाब होगा ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो आप सीधे बता देंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और स्थापना कब हो गई? तो 1774 में, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अब आप लोगों को ये प्रश्न देखते ही जिनको दिक्कत होती होगी, निश्चित तौर पर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो आपका सही जवाब होगा एलिजा इम्पे। और अब तो आप 3 अन्य न्यायाधीश के भी नाम बताने की कंडीशन में हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की अधिकार मिला? यह प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है और निश्चित तौर पर आपको इसको समझना चाहिए। इसके थोड़े बैकग्राउंड में चलते हैं। क्या हुआ? मैटर यह था कि कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल पद स्वीकार करने के लिए मनाने की बात थी। क्यों मनाना पड़ रहा था? क्योंकि कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति लेना चाहते थे। इसी काम के लिए 1786 में एक अधिनियम ब्रिटिश की संसद में रखा गया और इसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार कॉर्नवालिस को दिया जाएगा। इसीलिए कहा, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति मिली? तो आपका सही जवाब होगा 1786 के एक्ट के द्वारा। और इसमें सीधा इन्वॉल्वेशन किसका है? तो कॉर्नवालिस का है, ठीक है। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रकार समझना है कि फिर से कभी जरूरत न पड़े संवैधानिक विकास को समझने की, एक एक पॉइंट को क्लियर कट टू द पॉइंट पढ़ना। अगला देखिए, 1793 में एक विनिमय द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ये विनिमय का कारण क्या था? तो उस समय कॉर्नवालिस थे और कॉर्नवालिस को जिला कलेक्टर की जो शक्तियां थी वो अधिक लग रही थी, इसीलिए उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया, ठीक है। और इसके द्वारा क्या किया? कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इनकी जो विस्तृत शक्तियां थी उनको क्या कर दिया? एक परम, यहाँ पे सी पॉइंट आप देखिए, सी विकल्प लिखा है कि कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति होना अवांछनीय है, इसीलिए इसने पृथक्करण का सिद्धांत लाया। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प सी, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ये किसके द्वारा? प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को किस के तहत समाप्त किया गया। तो आइए समझते हैं। इसका सही जवाब होगा 1813 के। अब जरा इसको समझ लीजिए, 1813 का चार्टर क्या है? 1813 के चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन थी कि चीन के साथ और चाय के व्यापार का एकाधिकार उसके 20 वर्ष के लिए बना रहेगा। यह व्यवस्था इसमें छोड़ दी गई, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछी जाती है कि भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन के लिए और साहित्य में सुधार के पुनरुत्थान के लिए इसमें कुछ धन की व्यवस्था की गई, वो थी 1 लाख रुपए वार्षिक, ठीक है। और तीसरी बात इसमें जो महत्वपूर्ण हो सकती है कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिली और धर्म प्रचार करने की अनुज्ञा 1813 के चार्टर के द्वारा मिली। और कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का अनुमोदन ब्रिटिश संसद द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। इतनी बातें 1813 के चार्टर एक्ट के तहत आपको याद रखनी होगी, यानी इस प्रश्न का जवाब होगा 1813। इसके द्वारा भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला देखिए, कह रहा है कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझाए जाने का निम्नलिखित में से क्या एक कारण है? अब ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या कारण है, तो आपका क्या विकल्प होगा? किस कारण से चार्टर एक्ट ये माना गया? तो आपका विकल्प होगा सी। इसमें इसके द्वारा भारतीयों को शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया जाएगा और अभी हमने आपको बताया कितने रुपए का? 1 लाख रुपए वार्षिक का, यानी यहां पर सी विकल्प सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि चार्टर अधिनियम 1833 के प्रावधानों में एक नहीं था। अब यहां पर हम लोग 1833 के चार्टर एक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जब मैं संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो अब आपको यह समझ लेना चाहिए
कि जो 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ था, लेकिन वहां पे लगाया गया था कि चीन के साथ और चाय का व्यापार एकाधिकार समाप्त नहीं होगा, वह भी एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात कि इस अधिनियम के द्वारा 1833 के द्वारा दासों की अवस्था को सुधारने के लिए, यानी जो दास प्रथा की व्यवस्था चल रही थी, इसमें दास समाप्त करने की आज्ञा दी गई। और इसके तहत जब आप 1843 में देखेंगे कि दासता प्रथा समाप्त हुई, उसकी व्यवस्था 1833 के चार्टर में की गई थी। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में पूछी जाती है कि 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार देश में एक शासन का केंद्रीकरण की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और इससे एक अप्रत्यक्ष तौर पर अब जो राजधानी है वो क्या हो गई, कलकत्ता हो गई। ठीक है, यानी ये भी हमको 1833 में समझ लेना होगा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात और आपको ध्यान में रखनी होगी 1833 के लेके, कि 1833 के एक्ट के तहत एक धारा की बात है इसमें, उसका नाम है 87। और इस धारा के द्वारा प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मुख्य आधार बना दी गई। अब ये आधार कैसे बना? इसके अनुसार सरकारी सेवा में योग्यता का उपबंध किया गया, जिसमें कहा गया कि जन्म, धर्म, स्थान, वंश, वर्ण, इन सभी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं होगा। ठीक है, वो भी व्यवस्था 1833 के तहत। इसके तहत एक और महत्वपूर्ण बात कि कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य के तौर पर एक चौथे सदस्य की एंट्री हुई, और ये कानूनी सदस्य विधिक सलाहकार के तौर पर काम करेगा। और ये चौथा कानूनी सदस्य कौन बना? मैकाले बना। और इसी के तहत प्रथम विधि आयोग की स्थापना भी की गई। और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में जो विधि आयोग है उसका प्रावधान इसी अधिनियम से प्रेरित है। और इस विधि आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? लॉर्ड मैकाले को। और जब हमने अभी आपसे ये कहा कि बंगाल का जो गवर्नर था जनरल, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, तो इसमें इसके तहत किसका नाम आ जाएगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। ठीक है, याद रखिएगा। इतनी बातों को आपको 1833 के अंतर्गत टू द पॉइंट याद रखनी होगी। इसके अतिरिक्त एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, निश्चिंत होकर आप याद रखिए। अब चलिए इस प्रश्न को अब यहां से आगे की श्रृंखला देखें। तो कह रहा है कि 1833 के प्रावधानों में कौन सा एक नहीं था? चलिए जांचते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन इसी के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। क्या पूछ रहा है? कौन नहीं है? ठीक है, अगला है, कह रहा है कि कंपनी में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम से बदलना, यह भी बात सत्य है। अगला है, काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना, यह भी सही है। कह रहा है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, यह कथन गलत है। इसमें किसी भी भारतीय सदस्य की विधि सदस्य के तौर पर नियुक्ति पर प्रतिबंध था। ठीक है, यानी यहां पर डी विकल्प हमारा गलत हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला देखिए, कह रहा है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संस्तुति दी गई थी। इसके पीछे का कारण यह है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें कहा कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित हो जाए। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की इसी सिफारिश के आधार पर 1922 में, स्थिति को याद रखिएगा, 1922 में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की गई थी। यहाँ पर एक फैक्ट और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि एक आयोग का गठन हुआ था 1887 में। उस आयोग का नाम था एचिसन आयोग। इस एचिसन आयोग ने ये अनुशंसा की थी कि सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो कभी अगर ये प्रश्न पूछ दिया तो हो सकता है वो भी पूछ दे, और विकल्प में नाम भी दिया है एचिसन आयोग का, इसलिए हमको सतर्क होकर देखना होगा, और यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? कब सिद्धांततः स्वीकार किया गया? 1853 के अधिनियम के द्वारा, यानी 1853 में इसको सिद्धांततः स्वीकार किया गया। क्या है 1853 का चार्टर एक्ट? जरा इसको समझ लीजिए। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत लोक सेवाओं की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का सूत्रपात किया गया। इसीलिए प्रश्न में कहा गया कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। सिद्धांततः का मतलब कब उसके लिए लीगल तौर पर एक्ट बन गया? तो वो 1853 के एक्ट में इस बात की बात की गई। दूसरी बात 1853 की क्या महत्वपूर्ण है कि 1853 के एक्ट के तहत विधायिका और कार्यपालिका की शक्ति को पृथक करने का भी कदम उठाया गया। साथ ही साथ 1853 के अधिनियम के द्वारा ही
एक विधान परिषद के भी गठन की व्यवस्था की गई, जिसमें अधिकतम 12 सदस्य होंगे। दूसरी बात कि विधान परिषद द्वारा जो पारित विधेयक है उस पर गवर्नर जनरल को वीटो की भी शक्ति इसी अधिनियम के द्वारा दी गई। और एक महत्वपूर्ण बात और जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि ब्रिटिश कालीन इतिहास में ये अंतिम चार्टर एक्ट था। कौन सा? 1853। अगर ये पूछा जाए कि ब्रिटिश शासन में अंतिम चार्टर एक्ट कौन था, तो आपका जवाब होगा 1853 का चार्टर। ठीक है, अब यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 1853, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला चलिए, करा निम्नलिखित में से किस कानून में पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का गठन हुआ? तो अभी हमने आपको बता दिया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत अधिकतम 12 सदस्य होंगे। ठीक है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक साथ इंडियन सिविल सर्विसेज ICS की परीक्षा आयोजित की गई? तो अभी हमने आपको उस समय अलर्ट किया था कि इस डेट को याद रखिएगा। कौन सी डेट थी? 1922। आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए यह बात बिल्कुल सत्य है। अगला क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। यह भी बात सत्य है। जरा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी प्रारंभ हो गया। ठीक है, यानी ये बात सत्य है। और अगला भी पॉइंट हमको याद रखना होगा कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। यह भी स्टेटमेंट सत्य है। ये RO के प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न है और यहाँ पर आपका सी आंसर हो जाएगा। दोनों सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि सूची मिलान करने के लिए पूछ रहा है। कह रहा है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। अब देखिए यहाँ से आप तुरंत कोरिलेट करिएगा। नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात तुरंत पीट्स इंडिया एक्ट 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईसाइयों के मिशनरियों में ईसाइयों के भारत में प्रवेश और उनकी धर्म की विस्तार की किसमें हम लोगों ने पढ़ा? 1813 के चार्टर द्वारा। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य यानी चौथे सदस्य के तौर पर जिसमें मैकाले शामिल हुआ था, ये किसमें था? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यानी यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर भी सूची सुमेलित करनी है। कह रहा है कि एक इस तरफ जो लिखा हुआ है प्रावधान में कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरीके से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति हुई। तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, किस विकल्प में है? तो ये 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, यानी आपका पहले का डी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में कंपनी का एक व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो जो कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया वो किसके तहत समाप्त किया गया? तो कंपनी का व्यापार एकाधिकार आपका 1813 के चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया, जो किसमें मौजूद है? विकल्प ए में मौजूद है। ठीक है, अगला है भारत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके लिए आपको एक्ट 1858 देखना होगा। अभी हम उस पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। अगला है कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने को कहा गया। ये किस एक्ट के तहत कहा गया? ये व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? तो वो रहेगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तभी हमने बताया था कि अब ब्रिटिश सरकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के ऊपर अब प्रशासनिक नियंत्रण बनाने का काम कर रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर बी का 4 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या कौन कौन सा ऑप्शन बन गया? हमारा ए का दूसरा हो गया, बी का चौथा हो गया, सी का तीसरा हो गया और डी का पहला हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका कौन सा कूट सुमेलित हो जाएगा? ए कूट सुमेलित हो जाएगा। बस आपको सबके बारे में मालूम रहना चाहिए, तुरंत सुमेलित कर लेंगे आप। अगला देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारियों के साथ एकाधिकार खो दिया। तो हमने बताया था कि कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? 1813 में। लेकिन चीन और चाय के व्यापार के लिए छूट थी, वो भी कब समाप्त हो गई? 1833 में। इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सी 1833। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अंतर्गत कर दिया गया? ये RO के प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में बंगाल का विभाजन कर एक चौथी प्रेसिडेंसी बना दी गई, जिसका नाम रखा गया आगरा प्रेसिडेंसी।
इसके अतिरिक्त 3 प्रेसिडेंसी कौन थी? तो बंगाल थी, बॉम्बे थी और मद्रास थी, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा भी था। ये चौथी प्रेसिडेंसी जो बनी, इसके जो गवर्नर बने थे वो कौन थे? तो इसके गवर्नर सीटी मैटकॉफ बने थे। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 1834 हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि कब कर दिया गया और पूछता किस चार्टर के तहत किया गया, तब 1833 होता है। यहाँ सतर्क होना होगा। ठीक है, आपका सही विकल्प होगा 1834, विकल्प सी। अगला देखिए, कह रहा है भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, किस के तहत? तो अभी हमने आपको कहा था कि 1858 का एक है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। इस 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया, यानी अब वो ब्रिटिश सरकार उस पर पूर्णतः नियंत्रण करेगी, ये व्यवस्था हुई। दूसरी बात क्या हुई कि जो भारतीय शासन की जिम्मेदारी थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भारत राज्य सचिव, इसके हाथ में दे दिया गया। और भारत राज्य सचिव जो था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, जो अपने कार्य के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, और भारत में ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनकी सारी शक्ति किसके पास आ गई? इस भारत सचिव के पास आ गई। ठीक है, ये बात याद हो गई आपको। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया, और इसके द्वारा कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। और याद रखिएगा, ये वही अधिनियम है जो 1857 की क्रांति के बाद पारित हुआ था। ठीक है, जब हम लोगों ने 1857 पढ़ा था, इसी के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों ने उस समय पढ़ी थी। ठीक है, जिसका जिक्र करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? क्राउन को स्थानांतरण 1858 के भारत सरकार अधिनियम, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, यानी जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, जिसको आप कह रहे हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट, इसके तहत जो गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। और एक बात और याद रखिएगा कि इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभाओं को विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल को विधानसभा में भारतीयों को मनोनीत करने का भी अधिकार दिया गया। और एक बात और याद रखिएगा कि जो 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, उसकी अवधि 6 माह की थी। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात और आपको इसमें याद रखनी है कि इस अधिनियम के तहत एक विभागीय प्रणाली, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम, को कानूनी रूप दे दिया गया। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई? कैनिंग के द्वारा की गई। ठीक है, अब इस प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा कर दी गई? कैनिंग के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, ये विभागीय प्रणाली 1859 से ही चली आ रही थी, लेकिन उसको कानूनी रूप कब दिया गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इन तमाम बातों को आपको निश्चित तौर पर याद रखना होगा। इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी। अगला देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के लिए विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और बल प्रदान कर दिया? तो यानी क्या हो गया? जैसे आपने देखा विभागीय पद्धति, तुरंत आपके दिमाग में आया पोर्टफोलियो सिस्टम, तुरंत आपने क्या विकल्प मारा? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, और तुरंत आपने विकल्प ए मार दिया। ये एक्सप्लेन करने का है। और ये देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी? तो याद रखिएगा, बजट पर बहस करने की जो शक्ति मिली थी वो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मिली थी। जरा 1892 का भी भारत परिषद अधिनियम देख लीजिए। ये इस परिषद अधिनियम के तहत जो वार्षिक बजट था उस पर बहस करने की शक्ति, यानी सामान्य चर्चा करने का अधिकार मिला भारतीयों को। और प्रश्नकाल के दौरान उनको प्रश्न पूछने का भी अधिकार था, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि उनको 6 दिन पहले सूचना देनी होती थी। इसमें एक बात आपको अंडरलाइन करके याद रखनी होगी कि किसी भी विषय पर वो प्रस्ताव या सदन में मत विभाजन का कोई अधिकार भारतीयों को प्राप्त नहीं था। वो केवल बहस यानी सामान्य चर्चा कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे। और एक बात और याद रखिएगा कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की भी शुरुआत की थी। इस प्रकार आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू की? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1892 के द्वारा, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया? यानी कि कह रहा है कि भारत में जो पत्रकारिता थी उसको दबाने के लिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसको दबाने के लिए कब कब प्रयास किया गया? तो सबसे पहले 1835 में एक प्रेस एक्ट लागू हुआ, और इस प्रेस एक्ट के तहत
प्रतिबंध लगाया गया। दूसरी बात 1867 में हुई, जिसमें प्रेस और पुस्तकों के पंजीकरण की भी बात की गई। तीसरी बात जो सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय है, 1878 का वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको लेटन लेके आया था। और अगला था 1908 जो लॉर्ड मिंटो के समय में पारित हुआ था। ठीक है, इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1861 में। याद रखिएगा 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में इसकी स्थापना की गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात आपको याद रखनी होगी, अगर पूछा जाए कि किस भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत, तो 1861 के, और कब स्थापना की गई, तो 1862 में। चूंकि यहाँ विकल्प में 1861-62 के काफ़ी नियरेस्ट है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल तथ्य क्लियर होना चाहिए, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, वो कौन सा था? वो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। यानी जो भारत में सबसे कम समय तक चला वो कौन था? 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसको रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि ये सुधार प्रजातंत्र का और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता था। ये रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्द है। और इस प्रश्न का आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। करा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हम कह रहे हैं वही भारत परिषद अधिनियम 1909 है। जरा इसको समझ लीजिए, ये जो मार्ले और मिंटो शब्द हमने यूज किया है, ये मार्ले उस समय राज्य सचिव थे और मिंटो वायसराय थे, उनके समय में पारित हुआ, इसीलिए इसको कहा गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। दूसरी बात यह है कि इसमें एक व्यवस्था की गई कि विधान परिषद में सदस्यों को वार्षिक बजट पर विवेचना करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार प्राप्त हो गया, लेकिन अभी भी उनको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी अगर सीधे सीधे पूछा जाए कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला, तो आपका जवाब होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। और अभी जो प्रश्न में पूछ रहा है कि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, और ये व्यवस्था किसके लिए की गई थी? तो ये व्यवस्था मुस्लिमों के लिए की गई थी। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यहीं पे की गई। इस प्रकार भारत में एक सांप्रदायिक निर्वाचक पद्धति का प्रारंभ हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1909, या जिसको आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 कहते हैं। इसी पर गांधी जी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी यहाँ पर। और एक महत्वपूर्ण और बात आपको याद रखनी होगी कि इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया, और 2 भारतीय सदस्य को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया। उनके नाम क्या है ये अधिकतर पूछ लिया जाता है। एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, इन नामों को आप याद रखेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी। अगला देखिए, कह रहा है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। यानी 20 अगस्त 1917 के सुधार मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, कह रहा है कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि द्वैत शासन का जनक हम सर लियोनिल कार्टेस को कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब आपका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका सही जवाब होगा कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। यानी विकल्प ए सही हो जाएगा आपका। लॉर्ड जॉर्ज जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। यहाँ बात हो रही है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की। इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं। यहाँ मॉन्टेग्यू राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड वायसराय था। इस अधिनियम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में एक सदनी विधान परिषद के स्थान पर पहली बार द्विसदनी विधायिका की स्थापना हुई। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना पहली बार कब हुई, तो आपका जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनी विधायिका। ठीक है, एक थी राज्य परिषद, दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, अच्छा, अब एक प्रश्न और पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में उच्चायुक्त की नियुक्ति हुई? तो याद रखिएगा कि भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया। और अभी हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा था कि सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश भी इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। एक बात यहाँ पर आपको याद रखना जरूरी है
कि 1923 में एक कमेटी गठित हुई थी जिसका नाम था लॉर्ड ली कमीशन। इस लॉर्ड ली कमीशन के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को सर रोज वाकर की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। यानी किस अधिनियम में इसकी व्यवस्था थी? तो आप कहेंगे 1919 में। और कब इस पर कमेटी गठित हुई? 1923 में लाडली कमीशन। और उसके आधार पर कब लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? तो 1 अक्टूबर 1926 को सर रोज वाकर की अध्यक्षता में। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। और दूसरी बात कि अभी आपने पूर्व में पढ़ा कि 1861 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी, तो अब आपातकाल में भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को मिली भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। और एक बात और महत्वपूर्ण कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 2 प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की गई। एक थी केंद्र सूची और दूसरी थी प्रांतीय सूची। जो अब इस प्रकार की केंद्र और प्रांतीय सूची जब जारी की गई तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता स्पष्ट हुई किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। और जो केंद्रीय सूची में विषय थे वो 47 थे और प्रांतीय सूची में 50 विषय थे। इसका मतलब ये है कि इस अधिनियम में जो 2 सूची बनी उसमें ज्यादा संख्या किसकी थी? और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी होगी कि इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था भी लागू की गई, यानी डायरकी प्रांतों में लागू हुई। और इसके तहत क्या किया गया कि प्रांतों में 2 वर्ग बनाए गए, एक आरक्षित एक और हस्तांतरित विषय, यानी 2 प्रकार के वर्ग बने। और जो हस्तांतरित विषय के संबंध में केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। ठीक है, इसके तहत एक बात और याद रखिएगा कि 1919 के अधिनियम के तहत ही जो केंद्रीय विधानसभा के चुनाव हुए वो 1923 में हुए, 1926 में हुए, 1930 में हुए, 1934 में हुए, 1945 में हुए। लेकिन जो 1937 का चुनाव हुआ था वो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। इतनी बात को आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत याद रखना होगा, क्योंकि यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ जो हुआ था, अब क्लियर हो जाएगा आपको, किसके तहत? 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी, यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये डायरकी सिद्धांत किसको निर्दिष्ट करता है? तो अभी हमने आपको बताया कि प्रांतों में प्रायोजित विषयों को 2 प्रवर्ग में विभाजन किया गया। ठीक है, अब वो 2 प्रवर्ग कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया कि एक हस्तांतरित था और एक आरक्षित था। ठीक है, 2 विषय थे यहाँ पे, यानी इस प्रश्न का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 संवैधानिक सुधार से संबंधित, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में किसको स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पर आपका विकल्प बी दिख रहा होगा कि केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। अभी हमने आपको बताया कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता के लिए उनको 2 सूची बनाई गई, एक केंद्रीय सूची और एक प्रांतीय सूची बनाई गई। केंद्रीय सूची में 47 विषय और प्रांतीय सूची में 50 विषय था। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला देखिए, अब इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करिए। देखते हैं, कह रहा है कि यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में था और इसे चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, यानी पूरा क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, यानी कि आपका पहला कथन गलत है। जरा अगला भी देख लीजिए, इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के लिए अलग अलग कर दिया गया। बिल्कुल सही है, ये अभी आपने पढ़ा कि केंद्रीय विषय में 47 विषय केंद्रीय सूची में और प्रांतीय विषय सूची में 50 विषय। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को वर्ष 1921 में लागू किया गया। ये भी बात आपको याद रखनी होगी। सही है ये। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। देखिए, ये भी प्रश्न स्टेटमेंट में पूछा गया है, इसलिए मेरे द्वारा जो भी एक्सप्लेन किया गया है वो सब बातें आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषताएं एकात्मक और केंद्रीय ही रही। गलत। क्यों गलत है? क्योंकि अभी आपने देखा कि जब यहाँ पर 2 विषय अलग अलग बने, प्रांतों को भी ज्यादा विषय दिए गए, तो कैसे एकात्मक और केंद्रीय रह जाएगी? यानी कथन हमारा गलत है। इस तरह से जब अगर आप तथ्य को तर्क के आधार पर देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका आंसर सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कारण में सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रत्यायोजित किया गया। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 50 विषय उसमें गए थे।
कारण सही है लेकिन कथन गलत है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा कि ए गलत है किंतु आर सही है। अगला देखिए, कह रहा है कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषय का दो वर्गों में विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। और प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, यह भी बात बिल्कुल सत्य है और यहाँ पर उसकी व्याख्या भी हो रही है। यानी कह रहा है कि द्विशासन के तहत प्रांतों में मतलब प्रशासन के विषयों को दो भाग में विभाजन और विभाजन के माध्यम से प्रांतों में एक उत्तरदायी शासन का बोध कराया गया था। यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, कर भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो अभी हमने आपको बताया कि उच्चायुक्त का पद किसके द्वारा सृजित किया गया था, तो आपका सही जवाब होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, यानी बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, कर भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जरा 1935 के अधिनियम को पहले समझ लीजिए। 1935 का जो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम, इसके द्वारा एक अखिल भारतीय परिसंघ बनाने का निर्णय लिया गया। अर्थात जो भारत में प्रांत थे और देशी रियासतें थी उनको मिलाकर एक अखिल भारतीय महासंघ, यानी कि यहाँ पर एक संघ का प्रावधान किया गया। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है कि इस अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों का प्रावधान किया गया। कौन कौन सी? एक संघ सूची, एक प्रांतीय सूची जो पहले 1919 में भी थी, लेकिन एक नई सूची आई समवर्ती सूची। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी 1935 में तीसरी नई सूची जोड़ी गई, कौन सी? समवर्ती सूची, याद रखिएगा। दूसरी बात कि इसमें जो अवशिष्ट विषय थे उन पर कार्य करने का अधिकार किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट 1935 का है कि प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू हुई और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है। दूसरी बात कि अगर धन विधेयक पर बात की जाए तो केवल केंद्रीय विधानसभा में इसको पेश किया जा सकता था और साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता था। और एक महत्वपूर्ण बात इसी विधेयक से संबंधित कि किसी भी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों को मतभेद होने पर गवर्नर जनरल की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति थी। लेकिन वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में राष्ट्रपति केवल साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यह भी बात आपको याद रखना है। दूसरी बात यह है कि इस अधिनियम के द्वारा संघ और उसमें शामिल विभिन्न इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों का अगर कोई निपटारा है तो इसके लिए एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की गई जो दिल्ली में स्थित होगी। ठीक है, ये भारत का उच्च न्यायालय नहीं था, ये फेडरल कोर्ट था, एक संघीय न्यायालय की बात की गई थी। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। इसका मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और ये जो फेडरल कोर्ट था इसमें मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 7 सदस्य यानी दोनों लोगों को मिलाकर कुल 8 न्यायाधीश हो सकते थे। और अगर मान लीजिए फेडरल कोर्ट के विरुद्ध अगर हमको कहीं जाना है तो हमको अपील कहाँ करनी होगी? प्रीवी काउंसिल में करनी होगी। और इसी अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट का कार्य प्रारंभ हुआ। ये भी बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ब्रिटिश भारत से वर्मा को अलग करने का प्रावधान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुरूप ही हुआ, यानी जो वर्मा अलग हुआ। और इसके तहत 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये भी बात आप याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण बात और जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करती है, लेकिन आज हमारे जितने भी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के फैमिली मेंबर हैं उनका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की निर्गत शक्ति है जो अनुच्छेद 123 के तहत है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्राप्त हुई है, लेकिन गवर्नर जनरल को किससे प्राप्त थी? 1861 से। इन दोनों अंतर को आप बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बात और याद रखिए कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का एक नया चार्टर कहा था और ये बात भी कही थी कि ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, और इसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी किया गया। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक महत्वपूर्ण बात और यह है कि गवर्नर को विधायी क्रियाओं के लिए वीटो की भी शक्ति इसमें प्राप्त थी, अर्थात गवर्नर व्यक्तिगत निर्णय और विवेकाधीन निर्णय लेने की भी शक्ति उसको प्राप्त हो गई थी। ठीक है, इतनी बातों को 1935 के अधिनियम के तहत आपको निश्चित तौर पर याद करनी होगी। ये वो टू द पॉइंट है जो अधिकतर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब चलिए उस तर्क के आधार पर यहाँ परीक्षण करिए। पहला है कि संघ का प्रावधान 1935 के तहत बिल्कुल सही है। प्रांतों को स्वायत्तता बिल्कुल सही है। प्रांतों में द्विसदनात्मक का प्रस्ताव बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि द्विसदनी व्यवस्था कहाँ पर प्रारंभ की गई? केंद्र में प्रारंभ की गई थी, यानी यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, चौथा है केंद्रीय विधायिका को प्रभुसत्ता प्रदान करना, बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो 3 सूची मिली, यानी यहाँ पर ये चौथा भी गलत है। यानी यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट केवल सही होगा, यानी विकल्प ए सही होगा यहाँ। अगला देखिए, कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से
किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? तो आपका सही जवाब होगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित थी। यदि आप लोगों ने हमारे साइमन कमीशन वाले चैप्टर को देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों हुई थी। वो भारत सरकार अधिनियम 1919 की पुनरावलोकन के लिए वो आई थी, यानी उसको देखना था कि उसका जो व्यवहारिक इंप्लीमेंटेशन है वो किस प्रकार है। और जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दिया उसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 में उन प्रावधानों को इंक्लूड किया गया। इसलिए कहा गया कि 1935 का जो अधिनियम है वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है, यानी 53 का सही विकल्प होगा डी। अगला देखिए, इस प्रकार कोरिलेट होता है यदि आपको पूरा क्रम समझ में है तो। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 में भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, चेक कर लीजिए। अब तो आप जान रहे हैं, गवर्नरों की प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, यानी कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि गवर्नर को विधायी शक्तियों में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति प्राप्त थी, यह भी स्टेटमेंट सही है। और अगला है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति नहीं हुई बल्कि इसके द्वारा सांप्रदायिक और वर्गीय की जो मतदाता मंडल थे उनका विस्तार हुआ था, यानी यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, यानी 54 का सही विकल्प होगा बी। अगला देखिए, करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 1935 के तहत उसको चेक करिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत है कि नहीं। पहला है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध, बिल्कुल सही है। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध इसी के द्वारा हुआ और इंप्लीमेंट कब हुआ? 37 में, यानी ये भी सही है। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध किया गया, यह भी स्टेटमेंट सही है, यानी यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, विकल्प डी आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप लोग कितना इजीली इसको कर ले रहे होंगे। अगर एक बार में सुनने में नहीं होगा तो 2 बार उसको सुन लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ आपको पहला स्टेटमेंट ही दिख रहा है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यानी जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ एक्ट है इसके ज्यादातर प्रावधानों को भारतीय संविधान में लिया गया है, यानी यहाँ पर विकल्प ए सही होगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्ट युक्त नहीं है, यानी कह रहा है कौन सा उसमें नहीं है। कह रहा है केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैध शासन, गलत है। हमने बताया कि राज्यों में यानी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके उनको स्वायत्ता दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। फिर कह रहा है द्विसदनीय विधानमंडल, सही है। प्रांतीय स्वायत्ता, सही है। अखिल भारतीय परिषद, सही है, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। अगला, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें जो प्रांतों को शामिल किया जा रहा था राशि, उसमें यह था कि राष्ट्रवादी नेताओं के जो साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांत को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं, तो आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया, तो याद रखिएगा 1935 के अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया, ये ऐसा कहा गया, यानी विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया गया था? तो आप याद रखिएगा कि लखनऊ अधिवेशन 1936, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में 1935 के अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया था, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, करेक्ट केंद्रीय विधानमंडल विधानसभा का निम्नलिखित में से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ, यानी ये पूछ रहा है कि किसका किसका निर्वाचन 1919 के अधिनियम के तहत हुआ। तो अभी हमने अपने एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताया था कि 1919 के अधिनियम के तहत सबसे पहले 1923 में, फिर 1926 में, 1930 में, 1934 में और अंतिम 1945 में हुआ था। और हमने ये भी बताया था कि 1937 का जो विधानसभा का चुनाव था वो किसके तहत हुआ था? वो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए और सी सही हो जाएगा यहाँ पर, यानी आपका विकल्प सी सही होगा आंसर के तौर पर। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो अभी आपने देखा कि अंतिम कब हुआ था? 1945 में, यानी यहाँ पर आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी वो पूरी तिथियां याद रखिएगा। अगला है, और कम से कम ना याद हो तो कम से कम 1923 और 45 तो जरूर याद रखिएगा, शुरुआती और अंतिम। या एक बात याद रखिएगा कि 1937 में जो हुआ था वो 1935 अधिनियम के तहत हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो आपका सही जवाब होगा गुलामी का अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हम लोगों ने इसको देख भी लिया है, यहाँ ए विकल्प सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को 1950 में
भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? तो आपका सही जवाब होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में। यानी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को ज़्यादातर प्रोविजन को भारतीय संविधान में लिया गया, वो अब और स्पष्ट कर लीजिए कि वो नीति निदेशक तत्व के रूप में लिया गया, यानी 67 का सही विकल्प होगा बी। अगला देखिए, कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? तो अभी हमने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल के पास है, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था? तो आपका सही जवाब होगा 1935 के तहत इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया था, यानी आपका इसमें कौन सा विकल्प हो रहा है? विकल्प सी के तहत ये समाप्त हुआ। अगला देखिए, कह रहा है किसने कहा कि मुझे यह आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया? तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने, यानी यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? और डैश करते हुए कहा कि अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यहाँ सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी यहाँ पर विकल्प सी जो दिख रहा है वो आपका आंसर होगा। अगला देखिए, ये प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया यूपीपीसीएस, यानी इस पोर्शन से 2 प्रश्न पूछे गए। अगला देखिए, कह रहा है कि सुमेलित करना है, कह रहा है अब यहाँ दूसरी सूची को देखिए तो पहली सूची मिलाते हुए चलिए। कह रहा है कि प्रदेश में स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया, तो प्रदेश में स्वायत्तता के लिए प्रावधान किसके तहत किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला है द्वैत शासन का प्रारंभ, तो द्वैत शासन का प्रारंभ कब किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था आई। अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ, तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम, या इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। अगला है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में की गई थी। ठीक है, यानी इस प्रकार आप अपना सुमेलित कर लेंगे और आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। इस प्रकार आज हम लोगों ने संवैधानिक विकास के भी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। निश्चित तौर पर मैंने ये प्रयास किया कि जितने भी चार्टर हैं या जितने भी भारत सरकार अधिनियम थे, भारत परिषद अधिनियम थे, उनको एक जगह समाहित कर दिया जाए ताकि अलग अलग आपको खोजना ना पड़े। एक जगह आप डिटेल पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपको आगे भी काम करेगा। इस प्रकार आज हम इस श्रृंखला को यहीं कंप्लीट करते हैं। आगे हम आधुनिक इतिहास में विविध और उसके बाद पत्र और रचयिता देखेंगे और उसके बाद ये श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग इसको नियमित तौर पर दोहराते रहें, निश्चित तौर पर परीक्षा में आपको लाभकारी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।